Today we will start topic how strong are acid और base solutions कि जो एसिड और बेस सॉल्यूशन है जो आपके जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं वो हमें सिर्फ इतना बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो कितना एसिडिक होगा और वो कितना बेसिक होगा। तो कितना एसिडिक होगा कितना बेसिक होगा उसकी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हमारे पास होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। कॉमन इंडिकेटर्स आपको सिर्फ इतना बताते हैं विच सब्सटेंस इज एसिडिक और विच सब्सटेंस इज बेसिक, लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन और द बेस सॉल्यूशन। और किसकी हेल्प से ये बताते हैं? विद द हेल्प ऑफ द पीएच स्केल। ये आपके पास पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल के बेसिस पर हमें ये पता लग जाता है कि एक सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जो डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट पीएच वैल्यू के बेसिस पर हमें ये बता देते हैं कि एक सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो अब जो ये फिगर 2.6 ये एक पीएच स्केल है। इस पीएच स्केल पर जिस भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 होगी दैट सब्सटेंस इज़ कंसीडर्ड एज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। और न्यूट्रल सब्सटेंस जिस भी सब्सटेंसेस की पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होगा, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर होगी वो बेसिक नेचर में एग्जिस्ट करेगा। बेसिक नेचर इंक्रीज़ करने का मतलब होता है OH आयंस की स्ट्रेंथ बढ़ जाना और H आयंस की स्ट्रेंथ कम हो जाना, और एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होने का मतलब होता है कि H आयंस इंक्रीज़ होना और OH आयंस डिक्रीज़ होना। तो इस तरीके से pH वैल्यू के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक है। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद अगर किसी सब्सटेंस का कलर रेड आ जाता है और रेड कलर की जो pH वैल्यू दैट इज़ 1, तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इस तरीके से रेड, पिंक, येलो ये जितने भी कलर्स होते हैं ये एसिडिक मीडियम को शो करते हैं। लेकिन अगर येलो कलर आ जाता है एक सब्सटेंस का इंडिकेटर डालने के बाद तो वो एसिडिक है, लेकिन अगर एक सब्सटेंस रेड कलर का आ जाता है या पिंक कलर का आ जाता है तो रेड सबसे ज़्यादा एसिडिटी शो करेगा, पिंक कलर उससे थोड़ा सा लेस, और येलो कलर हमें ये बताएगा कि वो सब्सटेंस थोड़ा सा कम एसिडिक है बट वो एसिडिक है। तो एज वी डिक्रीज़ द वैल्यू ऑफ 7, द वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 and 7 इज़ कंसिडर्ड एज एसिडिक नेचर, और the values considered between 7 to 14 is considered as basic nature. As the scale will increases from 7 to 14 the basic nature will increases, and if the scale will decreases from 7 to 0 then the acidic nature of the substance will be increasing. उसके बाद ये आपको फिगर शो की हुई है 2.7। इसमें गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू 1.2 गिवन है, लेमन जूस की 2.2 गिवन है। इसका मतलब जो गैस्ट्रिक जूस है दैट इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू द लेमन जूस। प्योर वाटर और ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 है बट इट इज़ लेस देन 8, सो इट इज़ अ न्यूट्रल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू 10 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 14 है। तो 10 और 14 इसमें से सबसे ज़्यादा बेसिसिटी इधर से 7 से 14 की तरफ इंक्रीज़ हो रही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ मोर बेसिक एज़ कम्पेयर टू द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाउ कम टू द टॉपिक द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर पीएच वैल्यू की क्या इम्पॉर्टेंस होती है? पीएच वैल्यू की हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है। हमारे स्टमक में बाय चांस इनडाइजेशन होने की वजह से, एसिडिटी होने की वजह से इनडाइजेशन हो जाती है, तो इनडाइजेशन को क्योर करने के लिए भी हमें एंटा एसिड लेना पड़ता है। और एंटा एसिड लेने के लिए हमें जो भी हम बेस लेंगे हमें उसकी पीएच वैल्यू के ऊपर हम ये बता सकते हैं कि वो बेसिक सॉल्यूशन है, और फिर हम उसको लेते हैं जिससे कि हमारी जो इरिटेशन है, जो पेन होती है हमारे स्टमक में, वो जो है उसको न्यूट्रलाइज, उसके एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। पीएच जो है वो हमारे ब्लड सिस्टम के अंदर भी अपनी अलग ही इसकी इम्पोर्टेंस होती है। इवन जो पीएच होता है ये
pH चेंज इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ द टूथ डिके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कुछ ज़्यादा मीठा खाया है या कुछ ऐसे फ्राइड चीज़ खाई है जिसकी वजह से आपके टूथ जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो वो जो हमने जो चीज़ हमने खाई है तो वो हमारे माउथ में जाकर हमारे कुछ रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो हमारे टीथ की pH वैल्यू को कम कर देती है। जब टीथ की pH वैल्यू, हमारे माउथ की pH वैल्यू बहुत कम हो जाती है, अगर बिलो 5.5 हो जाएगी तो हमारे जो टीथ हैं वो क्रूड हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है शुगरी स्वीट की वजह से जो रह जाते हैं, दैट क्रोड्स आवर टूथ एंड बिकम्स अ टूथ डीके। तो बेस्ट वे टू प्रिवेंट द माउथ थोरली आफ्टर ईटिंग, जस्ट वॉश द माउथ वॉश करना या फिर उसके बाद टूथपेस्ट करना। टूथपेस्ट क्यों की जाती है? क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, बेस होता है। वो बेस हमारी माउथ के अंदर जो एसिड था उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमारा जो टूथ डीके है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं टू pH चेंजेस में। pH वैल्यू को देखते हुए जो फार्मर्स को ये पता लग जाता है कि वो सॉइल जो है वो प्लांट्स के लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो इसका मतलब उसकी pH वैल्यू बहुत कम होगी। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो फार्मर्स को सबसे पहले उसको ट्रीट करना पड़ता है विद द बेस। तो बेस के साथ हम उसमें वो बेस मिक्स कर देते हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेट लाइम या चॉक कार्बोनेट, वो उसमें मिक्स कर देता है जिससे कि सॉइल की जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ किया जा सकेगा। और उसके बाद जो फार्मर है वो उस सॉइल के अंदर प्लांट्स को ग्रो कर सकता है, उसको सॉइल सो कर सकता है। अगर इफ़ द सॉइल इज़ टू एल्कलाइन, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो गया तो वो भी प्लांट्स के लिए ठीक नहीं होता। उससे क्या होगा, उसकी हाई pH वैल्यू हो जाएगी। तो उसकी एल्कलिनिटी को रिड्यूस करने के लिए, उसकी बेसिसिटी को रिड्यूस करने के लिए भी फार्मर्स को उसके अंदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या मैन्योर कंपोस्ट या उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसके अंदर डालना पड़ता है। जो अगर बाई चांस एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जो सेल्फ़ डिफेंस बाय एनिमल, अगर हमें अपने आप को एनिमल्स या प्लांट्स से या कुछ एनिमल्स के किसी कट से अगर हमें अपना सेल्फ़ डिफेंस करना है, हमें आपको बचाना है, तो उसके लिए भी हमें बेसिक सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आंट का स्टिंग है या टचिंग है, अब वो हमें इरिटेशन कॉज करता है, इमेंस पेन, बर्निंग हो सकती है हमें उस जगह पर जहाँ पर भी वो आंट कट करती है। तो उसके वो जो एसिडिक नेचर है, अगर हम उसके ऊपर भी बेसिक बेकिंग सोडा अगर हम उस पर रब करते हैं, बेकिंग सोडा उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, एसिडिक नेचर जो है वो आंट स्टिंग का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो इरिटेशन और जो बर्निंग पेन हमें हो रही थी हमें उससे रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म। एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है और उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। नॉर्मली जो रेन जब एयर में से ट्रैवल होके आती है, अगर एयर प्योर है तो उसके अंदर ज़्यादा केमिकल्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो रेन नॉर्मल होगी, ज़्यादा एसिडिक नेचर नहीं होगी, तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। लेकिन अगर एयर क्लीन नहीं है, एयर ही पोल्यूटेड है, तो उसके अंदर बहुत सारे, एयर के अंदर से बहुत सारे सल्फ़र या एक्स्ट्रा जितने भी पोल्यूटेड पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रेन एसिड रेन बन जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इवन बिल्डिंग्स के ऊपर जो भी पेंट होता है उसको क्रूड कर देते हैं, टाइल्स को क्रूड कर देते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारा एसिड रेन की वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इसको भी हम pH की वैल्यू का रेंज बता सकते हैं कि जो एसिडिक रेन होती है उसकी जो pH रेंज होती है वो 5.6 से लेकर 3.5 के बीच में होती है। सम केसेस में pH वैल्यू बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एयर में से आने के बाद रेन जो pH वैल्यू है वो 2 से लोअर भी हो जाती है, और अगर वो 2 से लोअर हो गई तो इट बिकम्स अ वेरी एसिड रेन। बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर, रेन के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कोज हो सकते हैं। तो इस तरीके से pH वैल्यू की अपनी ही एक इम्पॉर्टेंस है एवरीडे लाइफ के अंदर, जिसके अंदर हम बहुत कुछ pH वैल्यू को नोट करके जो फार्मर्स हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम टूथ डीके या प्लांट्स एंड एनिमल्स को सेल्फ डिफेंस में जो है ये हम इनको ठीक कर सकते हैं।